इस विशाल चुनावी महारैली में इकट्ठा हुए यहाँ गठबंधन के सभी छोटे बड़े पदाधिकारियों एवं कार्यकर्तागण, आज आप लोग अपने बने गठबंधन की कन्नौज लोकसभा की सीट से कन्नौज लोकसभा की सीट की उम्मीदवार श्रीमती डिंपल यादव के समर्थन में मेरे साथ साथ सपा प्रमुख श्री अखिलेश यादव को व आरएलडी के प्रमुख चौधरी अजीत सिंह को भी सुनने के लिए यहाँ लाखों की संख्या में इकट्ठा हुए हैं। तो इसके लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक दिल से आभार प्रकट करती हूँ। और वैसे आज मुझे आपकी इस अपार भीड़ व भीड़ के जबरदस्त जोश को भी देखकर ऐसा लग रहा है कि इस बार चुनाव में आप लोग अपनी कन्नौज लोकसभा की सीट की उम्मीदवार श्रीमती डिंपल यादव को रिकॉर्ड तोड़ वोटों के अंतर से जरूर जिताने वाले हैं। इसके साथ ही अब आप लोग इस चुनाव में नमो नमो वालों की छुट्टी करने वाले हैं और जय भीम वालों को ही लाने वाले हैं। और आपकी ये इच्छा भी ज़रूर पूरी हो जाएगी यदि आप लोग इस चुनाव में यहाँ अपने गठबंधन का अच्छा रिजल्ट ले आते हैं। इस उम्मीद के साथ ही अब मैं आप लोगों का ध्यान इस चुनाव में अपने गठबंधन को कामयाब बनाने के लिए कुछ ज़रूरी बातों की तरफ दिलाना चाहती हूँ। और इस संबंध में सबसे पहले मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगी कि आज़ादी के बाद शुरू में केंद्र व देश के अधिकांश राज्यों में भी ज़्यादातर सत्ता यहाँ कांग्रेस पार्टी के ही हाथों में केंद्रित रही है, किंतु यहाँ खास ध्यान देने की बात यह है कि कांग्रेस पार्टी के केंद्र में वे अधिकतर राज्यों में भी लंबे अरसे तक रहे शासनकाल में इनकी ज़्यादातर मामलों में रही गलत नीतियों व गलत कार्य प्रणाली की वजह से फिर इस पार्टी को केंद्र व काफ़ी राज्यों की भी सत्ता से बाहर होना पड़ा है। और इस संबंध में आप लोगों को ये मालूम है कि अंग्रेजों के जाने के बाद केंद्र में और आपके उत्तर प्रदेश में भी लंबे अरसे तक कांग्रेस पार्टी पावर में रही है। लंबे अरसे तक कांग्रेस पार्टी ही पावर में रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के लंबे अरसे के शासनकाल में चाहे केंद्र में वो सत्ता में रही हो या आपके उत्तर प्रदेश में, लेकिन मैं खासकर उत्तर प्रदेश के लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि कांग्रेस पार्टी के लंबे अरसे के शासनकाल में यहाँ उत्तर प्रदेश में भी गरीबी एवं बेरोजगारी दूर नहीं हो सकी है। और इतना ही नहीं, कांग्रेस की हुकूमत के दौरान ही तो सबसे ज़्यादा रोटी रोजी के लिए पलायन यहाँ आपके उत्तर प्रदेश से कांग्रेस पार्टी के राज में ही हुआ है। आपके कन्नौज जिले से भी तो काफ़ी लोग मैं देश के बड़े बड़े महानगरों में रोटी रोजी के लिए वहाँ पर काम करते हुए देखती हूँ। और ये कब हुआ? जब कांग्रेस पार्टी पावर में थी। तो ये आप लोगों को ध्यान में रखकर चलना चाहिए। तो इसलिए मेरा आप लोगों से ये कहना है, तो चाहे तो आपकी रोटी रोजी का मामला है, चाहे आरक्षण का मामला है, कांग्रेस की हुकूमत में कभी भी यहाँ दलितों, आदिवासियों और पिछड़े वर्ग का आरक्षण का कोटा पूरा नहीं किया गया है। और मैं पिछड़े वर्ग के लोगों को ये बताना चाहती हूँ, जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई थी और केंद्र में कांग्रेस पार्टी पावर में थी और कांग्रेस पार्टी को कहा कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू करो, पिछड़े वर्ग के लोगों को आरक्षण की व्यवस्था करो, तो कांग्रेस पार्टी की सरकार ने मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू नहीं किया। लेकिन ये रिपोर्ट कब लागू हुई थी? 1989 में जब सत्ता परिवर्तन हो गया था
और श्री बीपी सिंह देश के प्रधानमंत्री बने तो उस समय ये मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू हुई थी। इसलिए और इतना ही नहीं, मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहती हूँ, खास तौर से जय भीम वालों को, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के मानने वाले लोगों को ये भी बताना चाहती हूँ, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने देश का संविधान बनाया और संविधान बनने के बाद तो उनके जीते जी, उनके देहांत के बाद भी तो उनके अनुयायी कांग्रेस पार्टी से वो गुहार करते रहे, अपील करते रहे कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया जाए। लेकिन दुख की बात यह है कि कांग्रेस पार्टी की हुकूमत में तो कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित नहीं किया। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न की उपाधि से कब सम्मानित किया गया? आपकी मंडल कमीशन की रिपोर्ट, पिछड़े वर्ग के लोगों को आरक्षण देने के लिए आपकी मंडल कमीशन की रिपोर्ट कब लागू हुई थी? जब 1989 में केंद्र में सत्ता परिवर्तन हुआ और 1989 में हमारे पहली बार 3 मेंबर पार्लियामेंट जीत कर आए थे लोकसभा में। मैं खुद भी 1989 में बिजनौर लोकसभा की सीट से चुनाव जीत कर आई थी। उस समय श्री बीपी सिंह देश के प्रधानमंत्री बने। उन्होंने हमको कहा कि आप सरकार में शामिल हो जाओ। हमने श्री बीपी सिंह को ये कहा, हम सत्ता में तो शामिल नहीं होंगे, हम आपको बाहर से समर्थन दे देंगे, लेकिन हमारी 2 बात माननी होगी। पहला ये कि पिछड़े वर्गों को अभी तक आरक्षण नहीं मिला है, मंडल कमीशन की रिपोर्ट आ गई है, आप इसको लागू कर दो। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को जो भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित नहीं किया है, इनको सम्मानित कर दो। तो आप लोगों को जानकर ये अच्छा लगेगा कि उस समय तो हमारे विशेष आग्रह पर श्री बीपी सिंह ने फिर मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू किया। पिछड़े वर्ग के लोगों को सरकारी नौकरियों में, शिक्षा में, अन्य और क्षेत्रों में इनको आरक्षण की सुविधा दी और दलितों के मसीहा परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न की उपाधि से भी सम्मानित किया गया। तो ऐसी कांग्रेस पार्टी जिन्होंने गरीब और मजलूमों का ही शोषण नहीं किया, बल्कि जिन्होंने देश का संविधान बनाया उनका भी उन्होंने सम्मान नहीं किया। पिछड़े वर्ग के लोग जिनकी आबादी इस देश में लगभग 52% के करीब है, उनके मंडल कमीशन की रिपोर्ट को भी लागू नहीं किया। तो इसलिए मेरा आप लोगों से ये कहना है कि ऐसी कांग्रेस पार्टी जो आप लोगों से वोट के लिए अपील करने आए, तो ये सारा हिसाब किताब आप लोगों को कांग्रेस पार्टी के लोगों से पूछना चाहिए। और अब वर्तमान में देश में लोकसभा के लिए हो रहे आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी भी केंद्र में अपनी सरकार की रही, खासकर आरएसएसवादी, पूंजीवादी, संकीर्ण, सांप्रदायिक, द्वेषपूर्ण व जातिवादी गलत नीतियों व गलत कार्य प्रणाली की वजह से इस बार ये पार्टी भी केंद्र की सत्ता से जरूर बाहर चली जाएगी। और अब इस चुनाव में इनकी कोई भी नाटकबाजी व जुमलेबाजी आदि काम में आने वाली नहीं है। इस मामले में खासकर इनकी चौकीदारी की ये नई नाटकबाजी भी इनको नहीं बचा पाएगी। चाहे चुनाव में इनके सभी छोटे बड़े चौकीदार भी मिलकर अपनी कितनी भी ताकत क्यों ना लगा लें। और इसकी खास वजह यह है कि वर्तमान में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पिछले लोकसभा के हुए आम चुनाव में देश के विशेषकर गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों, कर्मचारियों, युवाओं, महिलाओं, किसानों, व्यापारियों व अन्य मेहनतकश लोगों के साथ साथ दलितों, आदिवासियों, अन्य पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य अक़लियत समाज के लोगों को भी जो अच्छे दिन दिखाने के असंख्य प्रलोभन भरे चुनावी वायदे किए थे, तो उनका अभी तक भी इन्होंने जमीनी हकीकत में लगभग 1/4 हिस्सा भी कार्य पूरा नहीं किया है, बल्कि इसके स्थान पर इनका ज़्यादातर समय व ताकत भी
यहाँ इनके बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों को ही और भी ज़्यादा माला माल व धनवान आदि बनाने में तथा इन्हें हर स्तर पर बचाने के लिए इनकी पूरी चौकीदारी करने पर ही लगी रही है। जबकि यहाँ देश के किसान तो इस सरकार में शुरू से ही अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर काफ़ी ज़्यादा दुखी रहे हैं और अभी भी हैं। और खासकर उत्तर प्रदेश में तो यहाँ बीजेपी की सरकार ने अपने छोड़े गए आवारा जानवरों व पशुओं के जरिए इनको और भी ज़्यादा बर्बाद करके रख दिया है। इसी प्रकार केंद्र में पूर्व की रही कांग्रेसी सरकार की तरह ही वर्तमान बीजेपी की सरकार में भी इनकी खासकर जातिवादी हीन व सांप्रदायिक सोच के चलते हुए यहाँ पूरे देश में दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों का भी कोई खास विकास व उत्थान आदि नहीं हो सका है। इसके साथ ही पूरे देश में अभी भी यहाँ दलितों, आदिवासियों व अन्य पिछड़े वर्गों का सरकारी नौकरियों में आरक्षण का कोटा अधूरा पड़ा है। इनका पदोन्नति में आरक्षण अभी भी यहाँ प्रभावी नहीं बना हुआ है। और इतना ही नहीं बल्कि केंद्र व राज्यों में कांग्रेस, बीजेपी व अन्य विरोधी पार्टियों की सरकारों में भी इन सभी वर्गों को प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण दिए जाने की व्यवस्था किए बिना ही इनकी सरकारों के ज़्यादातर सरकारी कार्य प्राइवेट सेक्टर के जरिए ही इनके बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों को ही दिए जा रहे हैं, जिसके कारण अब इनको पूरे देश में आरक्षण का बहुत कम ही लाभ मिल पा रहा है। इसके साथ ही इनका हर स्तर पर आए दिन शोषण व उत्पीड़न आदि होना भी अभी तक बंद नहीं हुआ है। इन वर्गों के साथ साथ मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों की भी हालत अभी तक भी यहाँ काफ़ी ज़्यादा खराब व दयनीय बनी हुई है, जिसका काफ़ी कुछ खुलासा सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में भी किया गया है। और वर्तमान में केंद्र व अधिकांश राज्यों में भी बीजेपी व आरएसएस की सरकारों के चलते हुए अब इनका विकास व उत्थान होना भी लगभग बंदशाई हो गया है। और अब इन पर हर स्तर पर आए दिन हो रही जुल्म जाति भी यहाँ काफ़ी ज़्यादा चरम सीमा पर पहुँच चुकी है। इन लोगों के अलावा इस सरकार में यहाँ अपर कास्ट समाज में से विशेषकर गरीब लोगों की भी हालत हमें कोई खास अच्छी नज़र नहीं आती है। इसके साथ ही इनकी केंद्र की सरकार ने पूरे देश में खासकर नोटबंदी व जीएसटी को जिस प्रकार से बिना पूरी तैयारी के ही इसे बहुत जल्दबाजी में लागू किया है, तो उससे अब यहाँ पूरे देश में गरीबी एवं बेरोजगारी और भी ज़्यादा बढ़ी है। और इससे छोटे एवं मध्यम वर्गीय व्यापारी वर्ग अभी भी यहाँ काफ़ी ज़्यादा दुखी हैं। देश की अर्थव्यवस्था पर भी इसका लगातार काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ रहा है। भ्रष्टाचार भी हर स्तर पर इस सरकार में काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है, जिससे यहाँ रक्षा सौदे तक भी अछूते नहीं रहे हैं। इसके अलावा केंद्र की वर्तमान भाजपा सरकार में भी अपने देश की सीमाएं अभी भी पूरे तौर से सुरक्षित नहीं हैं, जिसकी वजह से ही यहाँ आए दिन आतंकी हमले होते रहते हैं, जिसमें अपने देश के अभी तक यहाँ काफ़ी ज़्यादा जवान भी शहीद हो चुके हैं। लेकिन इस मामले में अति दुख की बात यह है कि इसे भी अब ये लोग इस चुनाव में किसी न किसी रूप में भुनाने में लगे हैं। और इतना ही नहीं बल्कि केंद्र में पूर्व की रही कांग्रेसी सरकार की तरह ही अब बीजेपी की सरकार में भी इन्होंने अपने राजनीतिक लाभ के लिए यहाँ सीबीआई, ईडी व आईटी आदि का भी काफ़ी ज़्यादा दुरुपयोग किया है, जो अभी भी लगातार जारी है। ऐसे हालातों में अब आप लोगों को केंद्र में कांग्रेस, बीजेपी व अन्य विरोधी पार्टियों को या किसी भी कीमत पर सत्ता में नहीं आने देना है, जिनको आप लोग काफ़ी ज़्यादा आजमा भी चुके हैं। हालांकि सत्ता प्राप्त करने के लिए यहाँ सभी विरोधी पार्टियाँ किस्म किस्म के
साम दाम दंड भेद आदि हथकंडे इस्तेमाल करने की भी पूरी कोशिश कर रही हैं, जिनसे आप लोगों को चुनाव में भी काफ़ी ज़्यादा सावधान रहना है। इस मामले में चुनाव के दौरान यहाँ सभी विरोधी पार्टियाँ अपने अपने पक्ष में हवा बनाने के लिए खासकर मीडिया व ओपिनियन पोल एवं सर्वे आदि का भी जो बड़े पैमाने पर इस्तेमाल कर रही हैं, तो उनसे भी आप लोगों को गुमराह नहीं होना है। इसके साथ ही विरोधी पार्टियों के विभिन्न रूपों में जारी किए गए इनके ज़्यादातर हवाई व प्रलोभन भरे चुनावी घोषणा पत्रों के भी बहकावे में कतई नहीं आना है, जिन्हें ये पार्टियां चुनाव खत्म होने के बाद ज़्यादातर दरकिनारी कर देती हैं। और इस संदर्भ में मैं खासकर बीजेपी व कांग्रेस पार्टी के बारे में भी ये कहना चाहूँगी कि बीजेपी ने देश में पिछले लोकसभा के हुए आम चुनाव में अपने जारी किए गए चुनावी घोषणा पत्र में यहाँ केंद्र में अपनी सरकार बनने पर देश की जनता को जो अच्छे दिन दिखाने के असंख्य प्रलोभन भरे चुनावी वायदे किए थे, तो इनके अभी अधिकांश चुनावी वायदे केंद्र में पूर्व की रही कांग्रेसी सरकार की तरह ही ज़्यादातर खोखले ही साबित हुए हैं। और इस मामले में इनका विशेषकर देश के हर गरीब व्यक्ति को 15 से 20 लाख रुपए के हिसाब से देने का ये वायदा भी अब यहाँ पूरी तरह से गरीबों के लिए एक मजाक सा ही बन के रह गया है। इसके साथ ही इस पार्टी का सबका साथ व सबका विकास की भी कही गई ये बात भी अब केवल यहाँ एक जुमलेबाजी ही बनकर रह गई है। और इतना ही नहीं बल्कि चुनाव में इसी प्रकार के प्रलोभन भरे चुनावी वायदे कांग्रेस पार्टी भी कर रही है। और इस पार्टी ने यानी कि कांग्रेस पार्टी ने देश के खासकर अति गरीबों के वोटों को लुभाने के लिए इनको हर महीने 6,000 रुपये के हिसाब से देने की जो ये बात कही है, तो इससे भी इनकी गरीबी को दूर करने का कोई स्थायी हल निकलने वाला नहीं है, जिसे खास ध्यान में रखकर ही हमारा इस संबंध में ये कहना है कि यदि केंद्र में हमें सरकार बनाने का मौका मिलता है, तो तब फिर हमारी सरकार यहाँ देश में अति गरीब परिवारों को हर महीने 6,000 रुपये देने की बजाय बल्कि इसके स्थान पर उन्हें सरकारी व गैर सरकारी क्षेत्रों में स्थायी रोजगार देने की ही पूरी व्यवस्था करेगी। और वैसे भी बीएसपी की सोच व नीति के मुताबिक ये जटिल समस्या या हर हाथ को काम देने से ही केवल दूर हो सकती है। ऐसी स्थिति में बीजेपी की तरह कांग्रेस पार्टी के भी ऐसे अनेकों किए गए इनके प्रलोभन भरे चुनावी वायदों के बहकावे में भी यहाँ अति गरीबों को व अन्य जरूरतमंद लोगों को भी कतई नहीं आना है और इन्हें केंद्र की सत्ता में आने से भी ज़रूर रोकना है। इन्हीं ज़रूरी बातों के साथ ही अब मेरा यही कहना है कि आप लोगों को अपने खुद के, अपने प्रदेश के तथा पूरे देश के भी हित में अपने वोटों को इन सभी विरोधी पार्टियों को न देकर केवल यहाँ अपने बने इस गठबंधन को ही देना है, जो ये केंद्र में अपनी सरकार बनने पर फिर यहाँ पूरे देश में अपनी सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की नीतियों पर आधारित ही सरकार चलाएंगे। इसके साथ ही आपके प्रदेश की केंद्र से जुड़ी जो भी यहाँ स्थानीय समस्याएं होंगी तो उन्हें भी फिर जरूर दूर कर दिया जाएगा। और इस मामले में आपके कन्नौज जिले का व पूरी दुनिया में चर्चित यहाँ के कारोबार का भी तथा किसानों के हितों का भी विशेष ध्यान रखा जाएगा। इसके अलावा देश व आम जनहित से जुड़े कार्यों को करने के साथ साथ यहाँ समाज में खासकर कमजोर व उपेक्षित वर्गों के हितों का हर मामले में विशेष ध्यान रखा जाएगा। वैसे हमने इस मामले में यहाँ उत्तर प्रदेश में अपनी चारों रही सरकारों में ये सब कार्य
खास तौर से वीकर सेक्शन के मामले में, बैकवर्ड क्लास के मामले में, माइनॉरिटीज़ के डेवलपमेंट के मामले में, ये सब हमने करके दिखाए हैं। अर्थात इनका उद्धार करके ही तभी फिर यहाँ हमारे महान संतों, गुरुओं व महापुरुषों में भी खासकर महात्मा ज्योतिराव फूले, श्री छत्रपति शाहू जी महाराज, श्री नारायण गुरु, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया व मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि का भी अधूरा रहा सपना जरूर साकार हो सकता है। और इसके लिए अब आप लोगों को इस चुनाव में यहाँ अपने गठबंधन को जरूर कामयाब बनाना है। इस उम्मीद के साथ ही अब मैं आप लोगों से यही अनुरोध करती हूँ कि हमने यहाँ गठबंधन के तहत आपकी कन्नौज लोकसभा की सीट से समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार श्रीमती डिम्पल यादव को चुनाव के मैदान में उतारा है, जिनको जिताने के लिए अब यहाँ गठबंधन के लोगों को इस पार्टी के साइकिल चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को ही दबा के देना है और अपनी इस उम्मीदवार को रिकॉर्ड तोड़ वोटों के अंतर से जरूर जिताना भी है। इसके साथ ही यहाँ मैं गठबंधन के लोगों को ये भी कहना चाहती हूँ, यदि आप लोग ये चाहते हैं कि इस बार केंद्र में हम लोग अपनी सरकार बनाएं, तो फिर आप लोगों को यहाँ अपने 80 लोकसभा की सीट वाले, खासकर इस विशाल आबादी वाले उत्तर प्रदेश में अपने इस बने गठबंधन की एक एक सीट को जिताना बहुत ज़रूरी है। और ये तभी संभव हो सकता है जब इस चुनाव में सपा व बसपा के लोग अपना एक एक वोट इन दोनों पार्टियों के उम्मीदवारों को ट्रांसफ़र करवा देते हैं। और ऐसा हो जाने पर फिर इस चुनाव में हमारे बने इस गठबंधन की एक भी सीट हारने वाली नहीं है। हम सभी सीटें फिर जरूर जीतेंगे और फिर आपकी ये कन्नौज लोकसभा की सीट भी काफ़ी भारी वोटों के अंतर से जरूर जीत जाएंगे, जिस पर गठबंधन के तहत यहाँ सपा प्रमुख श्री अखिलेश यादव की खुद की अपनी पत्नी श्रीमती डिम्पल यादव ये चुनाव लड़ रही है। जो आपकी ये उम्मीदवार एक काबिल है, परिपक्व है, मैच्योर है, काफ़ी सुलझी हुई भी है, जिसे आप लोग श्री अखिलेश यादव के साथ इनकी शादी होने की वजह से पूरे आदर सम्मान से यहाँ की अपनी बहू भी आप लोग मानकर चलते हैं। और अब सपा के साथ गठबंधन होने के बाद से तो मैं खुद भी इनको पूरे दिल से अपने खुद के परिवार की ही बहू मानकर चलती हूँ। और वैसे भी श्री अखिलेश यादव मुझे पूरे सम्मान से अपना बड़ा ही मानकर चलते हैं, जिससे अब इनकी पत्नी का हमारे साथ अब खास रिश्ता भी बन गया है, जो इसी प्रकार आगे भी बराबर बना रहेगा और जिससे फिर हमें यहाँ सामाजिक परिवर्तन की मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी मदद भी मिलेगी। और इस मूवमेंट को रोकने के लिए चाहे यहाँ बीजेपी एंड कंपनी के लोग हमारे खुद के बारे में तथा हमारे गठबंधन के बारे में भी आए दिन अपनी बेतुकी व बेकार की बयानबाजी करके हमें कितना भी भड़काने का प्रयास क्यों ना कर लें, चाहे तो हमारे बारे में श्री अखिलेश यादव को भड़काएं, चाहे मेरे को भी भड़काने का प्रयास करें, इनका कोई भी हथकंडा अब काम आने वाला नहीं है। और अब ऐसे अच्छे वातावरण में सपा के साथ साथ खासकर यहाँ बीएसपी के लोगों की भी ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी बन जाती है कि वे इस सीट को अपनी बहन जी के व इसे सामाजिक परिवर्तन के भी सीधा सम्मान से जोड़कर इनकी वे अर्थात श्री अखिलेश यादव की पत्नी श्रीमती डिम्पल यादव को इस बार यहाँ से रिकॉर्ड तोड़ वोटों के अंतर से जरूर जिता कर भेजेंगे। ऐसी मुझे अपने लोगों से ये पूरी उम्मीद भी है। और वैसे भी
हमारी ये उम्मीदवार एक ऐसे राजनीतिक परिवार से जुड़ी हुई है जो आगे अच्छा वक्त आने पर फिर आपके इस कन्नौज क्षेत्र का काफ़ी कुछ विकास व उत्थान आदि भी करवा सकती है। इसे भी खास ध्यान में रखकर अब आप लोगों को इस सीट को जरूर जिताना है। हालांकि मैंने खुद भी अपनी सरकार के समय में आपके इस कन्नौज क्षेत्र के विकास का विशेष ध्यान रखा है, जिसके बारे में आप लोगों को ये मालूम है कि मेरी सरकार के समय में आपके इस क्षेत्र को अलग से नया जिला बनाया गया। ये भी आप लोगों को याद रखना चाहिए। और साथ ही यहाँ के लोगों की अनेकों और भी काफ़ी ज़रूरतों को पूरा किया गया। जैसे यहाँ पर पहले तो सीवर लाइन नहीं थी, वाटर लाइन नहीं थी, लेकिन मेरी सरकार ने आपके कन्नौज के अंदर सीवर लाइन, वाटर लाइन बिछवाई, यहाँ पर जिला कोर्ट नहीं बनवाई, और इतना ही नहीं, यहाँ पर नया बस अड्डा आदि काफ़ी ऐसे बहुत से काम किए जिसके यहाँ के लोगों को ज़रूरत थी। इसलिए इन सब बातों को ध्यान में रखकर अब आप लोगों को अपने खुद के वे अपने क्षेत्र के भी हित में अपनी इस कन्नौज लोकसभा की सीट को हर हालत में आप लोगों को बम्पर वोटों से, रिकॉर्ड तोड़ वोटों के अंतर से जरूर जिताना है। और वैसे भी अभी तक जितने चरण के यहाँ वोट पड़ चुके हैं, उत्तर प्रदेश में अभी 3 चरण के चुनाव हो चुके हैं, तो उनमें हमारे गठबंधन को ही काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलने की ही रिपोर्ट सामने आ रही है। और अब आगे के चरण भी हमारे और भी ज़्यादा बेहतर रहने वाले हैं, ऐसी हमें पूरी उम्मीद भी है। और फिर ऐसे अच्छे हालातों में आपकी कन्नौज लोकसभा की सीट तो यहाँ काफ़ी बम्पर वोटों के अंतर से जरूर जीतने वाली है, जिससे कोई रोक नहीं सकता है। और वैसे अभी तक आप लोगों ने जब भी इनको जिताकर भेजा है तो जीत का मार्जिन बहुत कम रहा है, लेकिन इस बार जीत का मार्जिन लाखों में होगा, काफ़ी अंतर में होगा। इस उम्मीद के साथ ही अब मैं अपनी बात यहीं समाप्त करते हुए आप लोगों से रजा लेती हूं। और अब मैं चाहूँगी कि सपा प्रमुख श्री अखिलेश यादव भी इस सीट को जिताने के लिए यह अपने लोगों से अब ये विशेष अपील करेंगे। और इनके तुरंत बाद ही आरएलडी के प्रमुख चौधरी अजीत सिंह जी भी यहाँ बैठे हैं, ये भी आप लोगों से वोट की अपील करेंगे। तो इन्हीं लफ्ज़ों के साथ, इन्हीं बातों के साथ अब मैं अपनी बात यही समाप्त करती हूँ। जय भीम, जय लोहिया व जय भारत। मंच पर